What's up everyone? Welcome back to the channel guys. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 5 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. आई होप आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल गया, एक सैटरडे संडे का ब्रेक मिल गया, उसके अंदर आपने 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. नाउ वी हैव 3 मोर चैप्टर्स लेफ्ट, जिसमें से एक आज हो जाएगा, एक कल, और हम मेजॉरिटी अपना पोर्शन समाप्त कर पाएंगे. आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. आइए बेटा जी शुरू करते हैं. बाबू इस चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बट इसके अंदर ज्यादा हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज अ गुड थिंग, बट हम इस यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है इकोनॉमिक्स में, है ना. तो ये सारी चीजें बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें टॉपिक आता है वो आता है कि बेसिकली वर्कर कौन होता है, हु इज कंसिडर्ड एज अ वर्कर. अब हम लोग यूजुअली अगर एक आम आदमी से पूछो ना कि वर्कर किसे बोलोगे, तो वो बोलेगा भाई कोई ना कोई जो बेसिक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई मजदूर है, वो वर्कर है. ऐसा नहीं है बेटा. कोई भी इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोडक्शन में है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो गुड्स बना रहा है, चाहे वो सर्विसेज बना रहा है, वो सारे वर्कर्स हैं. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी यहां पे एक वर्कर हूं, क्योंकि मैं भी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, है ना. तो वर्कर कौन है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक कौन सी एक्टिविटी होती है? जो आप करोगे फॉर द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका पीछे माइंडसेट क्या है कि भाई मैं मेहनत करूंगा तो मैं कुछ कमाऊंगा तो मेरा घर चलेगा. अल्टीमेटली सबको अपना घर चलाना है, सबको अल्टीमेटली अगर खाना खाना है तो उनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहिए, है ना. तो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा. टू अर्न अ लिविंग. अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी. ये भी मैंने आपको बता दिया, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. एग्जांपल्स आर फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर्स. सब कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो वर्कर कर रहा है. ठीक है बेटा. इसके बाद वी हैव लेबर फोर्स, वर्क फोर्स. बट मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं बच्चों. सिर्फ लेबर फोर्स वर्क फोर्स नहीं है, 3 टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, लिखो जरा फटाफट से, क्योंकि नोट से बेटर कई बार हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं. ये है बच्चों लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. तो मेरे प्यारे नालायकों, वी हैव 3 टॉपिक्स: लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स. सर व्हाट इज लेबर सप्लाई? लेबर सप्लाई बहुत ही सिंपल है कि आप मुझे बताओ कितना पैसा दोगे, वेज रेट, और इस वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंगली हाउ मेनी आवर्स आई विल वर्क, हाउ मेनी आवर्स आई विल वर्क. यानी लेबर सप्लाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंगली जितना आप मुझे पैसे दोगे उसके अनुसार कितने घंटे मैं काम करना चाहता हूं. यानी कि लेबर सप्लाई, कितनी लेबर एक वर्कर सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट. जितना उसको पैसे मिलेगा उसके अनुसार. तो क्या है वेज रेट? जो आप उसको पैसा दे रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जितने नंबर ऑफ आवर्स. तो ध्यान रखना, लेबर सप्लाई आवर्स में होती है. ठीक हो गया बेटा. तो ये तो हो गया लेबर सप्लाई. जैसे आप मुझे किसी स्कूल ने ऑफर करा कि सर हम आपको 50,000 रुपीज सैलरी देंगे, तो आप कितने लेक्चर्स और कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाओगे? मैंने कहा ठीक है यार, मैं क्लास 11th को अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज पढ़ा देता हूं, चलो. तो मैंने अपनी लेबर सप्लाई बता दी कि इतने अमाउंट में इतना आई कैन डू, है ना. दिस इज लेबर सप्लाई. व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स होता है बेटा नंबर ऑफ पर्संस. अब देखो, जो लेबर सप्लाई होता है ना, वो नंबर ऑफ आवर्स था, ये नंबर ऑफ पर्संस है. तो दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है. ठीक है, वो घंटे में था, ये बेसिकली नंबर ऑफ पर्संस में है. कौन कौन से पर्संस? हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एंड हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो काम कर भी रहे हैं. लेट सपोज हमने बोला कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 70 अभी काम कर रहे हैं, 30 काम करना चाहते हैं, तो टोटल 100 लोग हो गए.
ये टोटल 100 को हम बोलेंगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब होता है बेटा कि टोटल कितने लोग हैं जो काम कर भी रहे हैं और जो काम करना भी चाहते हैं। द नंबर ऑफ पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क एंड हु आर एक्चुअली वर्किंग, सब जोड़ दो तो वो लेबर फोर्स बन जाता है। सर व्हाट इज वर्क फोर्स? वर्क फोर्स क्या होता है? नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग, यानी इसके अंदर ये वाली कैटेगरी नहीं आती, हु आर विलिंग नहीं आते बेटा इसके अंदर, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं बस वो आएंगे। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो ना तो लेबर फोर्स 100 लोगों की थी, वर्क फोर्स कितने की होगी जो एक्चुअली काम कर रहे हैं 70, तो टोटल इतने लोग हैं, इतने काम कर रहे हैं, ये इसमें से हटा दूं तो कौन लोग आ जाएंगे? ये वो आ गए जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है लेकिन करना चाहते हैं। क्या इन्हीं को हम अनएम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं? तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि अनएम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो, अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे, है ना। तो ये कई बार रिलेट करके आपसे 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों में से क्या रिलेशन बनाओगे जिससे आप अनएम्प्लॉयड लोग निकाल पाओ। तो आप बोलोगे सर लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। डन बेटा? हाँ सर, बढ़िया। देखो, लेबर फोर्स इट रेफर्स टू ऑल दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जिनके पास जॉब है, एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग बट सीकिंग द जॉब, जो ढूंढ रहे हैं अभी। तो दोनों आ जाते हैं हमारे पास टोटल किसमें? लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन्स सीकिंग। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? देखो बच्चों, द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब कि जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सारे थोड़ी ना अभी काम कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, कुछ नहीं भी करना चाहते होंगे, कुछ होंगे यार मैं करना ही नहीं चाहता अभी काम, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर। सर वर्क फोर्स किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में काम कर रही है वो वर्क फोर्स है। ठीक है, वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स में से बेरोजगार हटा दो तो वर्क फोर्स आ जाएगा, और उल्टा कर दो तो अनएम्प्लॉयड निकल जाएगा, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स करके। लो इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा, बढ़िया सर। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ये बेटा इसकी ना कुछ छोटे छोटे 1 मार्कर्स के लिए बस फॉर्मूलाज है जो तुमको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलती है? बहुत सिंपल, क्या करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, रेशियो निकल जाएगी। ये बेसिकली क्या दिखाती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन में से कितने एक्चुअली वर्किंग है। सपोज 100 की पॉपुलेशन है और 80 वर्कर्स है, इंटू 100 तो 80% आ जाएगा कि टोटल में से 80% आर वर्कर्स। इट इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं, सिर्फ रीड करने हैं। अगर मीडियम या लोअर रेशियो आती है इसका मतलब कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर रेशियो हाई आती है इसका मतलब आपकी जनसंख्या में मेजॉरिटी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन में। ठीक है सर, तो समझ गए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी एंड देयर वर्किंग कंडीशंस। सही है सर, ये भी परफेक्ट हो गया। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया की देखो, अगर हम बात करें टोटल की तो मेन में 52%, विमेन में 16%, टोटल में 34% ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल क्या बोल रहा है? 34%। क्योंकि देखो एक्चुअल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। इंडिया एक वैसे भी यूथ ओरिएंटेड कंट्री है, तो उसमें सारे थोड़ी ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम मेन की बात करें, रूरल में 51, अर्बन में 53%। विमेन की बात करें तो रूरल में 17.5, अर्बन में 14.2। सर रूरल एरियाज में ध्यान रखने वाली बात है कि विमेन का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गांव देहात में ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, वहां पूरा पूरा परिवार काम कर रहा होता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो मेन में तो अर्बन एरियाज में ज्यादा है और विमेन में रूरल एरियाज में ज्यादा है। ठीक है सर। सर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो भी लोग काम करना चाहते हैं, who are willing and able to do the work are also getting the work। भाई मैं एबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं और मुझे काम मिल भी रहा है, तो मैं एम्प्लॉयड हूं। और ऐसे जितने भी लोग आ जाएंगे सबको देख लेंगे तो सिचुएशन को एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न द मीन्स ऑफ लिविंग, एन अरेंजमेंट
by which a person earns income or means of livelihood. Employment may be either in the form of self employment or wage employment. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, वेज एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. सर मतलब आओ जरा. एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्कर्स भी हम यहां पे लिख सकते हैं. ठीक है. सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर हायर्ड. हायर्ड को हम वेज एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. अब इसकी दो कैटेगरी होती है, कैजुअल हायर्ड या रेगुलर हायर्ड. देखो, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जिन लोगों के पास काम है, करना भी चाहते हैं, मिल भी रहा है ना. अब अगर अपने लिए ही काम कर रहे हैं, यानी देयर इज नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, अपना बॉस मैं खुद ही हूं, देन इट विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड. आप अपना बिजनेस खुद ही चला रहे हो. बट अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, आपका कोई एम्प्लॉयर है कहीं पे भी, सिंपल सी सिचुएशन है बच्चों, अगर पहचानना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं. आपको अगर कोई जॉब दे रहा है, आपको किसी को रिपोर्ट करना है, आपका कोई बॉस है, तो आप इधर आ जाओगे. और ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद को ही रिपोर्ट करते हो, खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, खुद ही अपने आप को गाली देते हो कि काम क्यों नहीं करा, तो फिर आप इधर आ जाओगे. ठीक है. तो हायर्ड कौन लोग होते हैं? जो सैलरीड पे हैं. ठीक है, वेजिस पे भी हो सकते हैं, बट उनको काम मिल रहा है. अब जो किसी के लिए परमानेंटली काम कर रहे हैं, उनको हम रेगुलर वर्कर्स बोलते हैं. और जो डेली बेसिस पे, कल काम हो या ना हो पता नहीं, आज काम मिल गया, कल शायद ना मिले, जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह होते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स में आ जाते हैं. स्क्रीनशॉट लो, 1 बाय 1 सब पढ़ते हैं. ठीक है. हाँ सर ठीक है, यहां तक तो आओ जी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट in which a worker uses his own resources to make a living. Wage employment जिसके अंदर worker sells his labor, अपना labor बेच दिया and earn wages in return. Regular हो सकते हैं जो regular basis पे काम करते हैं, casual हो सकते हैं जो casually कभी काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा. अब आ रहा है सर हमारे पास growth and changing structure of employment. ये बेटा एक थोड़ा डेटा बेस्ड चीजें हैं, कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी. एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है और जीडीपी की बात कर रहा है. तो देखो बोल रहा है 50 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैज ऑलवेज एम्ड, मतलब इतने साल हो गए, 50 नहीं, अब तो 75 से भी ऊपर साल हो गए हैं 1947 के बाद. अगर हम तब से देखें बेटा, तो फोकस हमेशा रहा है एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी थ्रू नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब ये हमारे मेन गोल्स हमेशा से रहे हैं कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े. बट रिजल्ट कैसा रहा, उसका कुछ डेटा है. देखो 1950 से 2010 तक, यानी इन 60 सालों की अगर हम बात करें, तो जीडीपी पॉजिटिवली बढ़ा है और ज्यादा है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. इसका मतलब प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ा, बट एम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से नहीं बढ़ा. सर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर प्रोडक्शन कौन कर रहा है? बेटा मशीनें. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मशीनें आती जा रही हैं, प्रोडक्शन मशीनों से हो रहा है, और जो लोगों की जरूरत है वो कम होती जा रही है. आप आज भी देखो एआई बढ़ता जा रहा है. एआई क्या कर रहा है? बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की अब जरूरत ही नहीं पड़ती. तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा है ना. आगे देखो, ड्यूरिंग दीज ईयर्स द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वाज वाइडनिंग. दिस इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ. इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ है बट जॉब्स नहीं है. आगे, however in the late 1990s employment growth started declining and reached to the level of growth that India had in the early stages of planning. बोल रहा है 1990s 1991 बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे, शुरू में बहुत ज्यादा नीचे हो गया था, तभी हम रिफॉर्म्स भी लेके आए 1991 में, है ना. देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%. जीडीपी ऊपर नीचे होता रहा, बट एम्प्लॉयमेंट 2% से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा. इसका मतलब हमारे देश में जो बल्क प्रॉब्लम है ना, वो एम्प्लॉयमेंट की है. अब बेटा जब तक इतनी सारी जनसंख्या रहेगी ना, तो ये प्रॉब्लम भी रहेगी, है ना. सर जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया. A situation when economy is able to produce more,
जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है विदाउट अ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है? टेक्नोलॉजी का बढ़ना, मशीनों का बढ़ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ना यूज करना। समझे बेटा? हाँ सर। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लो जी, स्ट्रक्चर देखो, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें बच्चों, अब बड़े ध्यान से देखना, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है हमारा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 75% लोग थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, है ना? एग्रीकल्चर में 75% पीपल वर एंगेज्ड। 72-73 के डेटा में भी ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद देखो बदलाव, 93 तक 64 रह गए, 11-12 में 48 रह गए, 17-18 में 44.6। इसका मतलब लोग एग्रीकल्चर छोड़ के निकल रहे हैं, एग्रीकल्चर से बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में लोग हैं उनमें रिडक्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, प्रोडक्शन सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें मेनली इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहले 10% थे, फिर 16 हो गए, फिर 24 हो गए, फिर 24 ही हैं, यानी कि इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है लेकिन इतनी तेजी से नहीं हो पा रही। देन टर्शरी सर्विस सेक्टर, जॉब सेक्टर 14 से 20, 20 से 26, 26 से 31, ये सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमारे देश में राइट नाउ अगर हम अभी बात करें तो पहले नंबर पे तो आ जाएगा एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी सेक्टर, उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। ये आपको डेटा याद रखना है कि सबसे ज्यादा लोग हमारे कौन से सेक्टर में हैं, मतलब नंबर्स नहीं याद करने, ट्रेंड याद रखना। सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं? प्राइमरी में, देन टर्शरी में, देन सेकेंडरी में। समझ में आई बेटा बात? परफेक्ट सर, बढ़िया। इसके बाद एक टॉपिक आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सर व्हाट इज कैजुअलाइजेशन? अब देखो बच्चों, मैंने आपको ना यहाँ पे एक टॉपिक बताया कि जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, जो किसी के लिए जॉब्स करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज प्रोफेसर लग जाऊं, कॉलेज में पढ़ाने लगूं, ठीक है, तो मेरी जो सैलरी होगी वो रेगुलरली मेरे पास आएगी, मैं एक पक्का एम्प्लॉई होऊंगा। सिमिलरली इन द स्कूल ऑल्सो, या फिर जो भी लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं, जो भी इस तरीके के लोग जिनकी पक्की नौकरियां हैं, वो सब रेगुलर वर्कर्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो मजदूरी करने वाले हैं, है ना, जो किसी के लिए भी जॉब कर रहे हैं लेकिन पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऑन एंड ऑफ चलता है उनके लिए, वो कैजुअल वर्कर्स हैं। तो अगर किसी भी देश में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, 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 तो हम बोलेंगे कि ये सिचुएशन है कैजुअलाइजेशन की। इस सिचुएशन को क्या नाम दूंगा? कैजुअलाइजेशन। तो व्हेन इन एन इकोनॉमी इफ द नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स इज राइजिंग रैपिडली, तो सिचुएशन विल बी टर्म्ड एज कैजुअलाइजेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज की तरफ जाएं, मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज, ऑल्सो फ्रॉम रेगुलर टू कैजुअल वेज, इसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी इकोनॉमी में कैजुअल लेबर की तादाद बढ़ती जा रही है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड से आया हो, चाहे वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय से आया हो, लेकिन अब कैजुअल हो गया, प्रोसेस को, सिचुएशन को कैजुअलाइजेशन बोलेंगे। अब जरा स्टेटस चेक करो ईयर वाइज। सेल्फ एम्प्लॉयड पहले 61% थे, फिर 54 हुए, फिर 52 हुए, 50% लोगों के आसपास सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। रेगुलर की अगर हम बात करें तो रेगुलर में 15 से 13, 13 से 18, 18 से 22, रेगुलर वालों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी ऊपर नीचे चलता रहा है। कैजुअल की सिचुएशन चेक करो, 23 से 31, 31 से 30, 30 से 25, यहाँ पे तो कम हुए, है ना। तो डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। एग्जाम में इस तरीके का अगर टेबल बना आया और टेबल बनने के बाद बोले कि कैजुअल वर्कर्स की सिचुएशन को समझाओ, तो पूरी सिचुएशन को समझाना है और कैजुअलाइजेशन को डिफाइन भी करना है। ओके सर, कैजुअलाइजेशन क्यों होती है बेसिकली? बताओ जरा, क्यों लोग कैजुअल जॉब्स की तरफ जाते हैं? वाई कैजुअलाइजेशन, वाई लोग कैजुअलाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं? तो कुछ कारण दिए हैं। देखो, सबसे पहले बोल रहा है स्लो ग्रोथ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। स्लो ग्रोथ है कौन से सेक्टर में? ऑर्गेनाइज्ड। सर ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा हुआ? आओ जी, ये भी बता देते हैं। यहां पे लिखो सेक्टर, यहां लिखो सेक्टर, इसको बांट दो दो चीजों में, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड।
या फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, अगर हम सेक्टर की बात करें बेटा और वो सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, उसी को हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। वहीं पे अगर एक सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, इसी को हम इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। सही है। यहां पे कौन कौन लोग आ जाएंगे? यहां पे सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज। यानी कि जितनी भी सरकारी और प्राइवेट में भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जो बच गई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विद लेस देन 10 एम्प्लॉइज, 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट मानते हैं। ठीक है। इसके अंदर बेटा सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब ये आपको पेंशन या ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड, मतलब सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, इस तरीके की बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपको पैसा मिलेगा आपकी जॉब का, और पता नहीं कब तक आप हो कब तक नहीं हो, कुछ पक्कापन भी नहीं होता इसके अंदर ना, कुछ नहीं पता, प्राइवेट जॉब्स है बेटा, राइट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि कैजुअलाइजेशन क्यों हो रहा है। कैजुअलाइजेशन का पहला काम बोल रहा है कि स्लो ग्रोथ रेट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बोल रहा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे। आप देखो ना कितनी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है, इतनी तेज तो नहीं बढ़ पा रही है ना। इसी तरीके से कैजुअल लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा है। इन एक्सपेंडिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन में तो कैजुअल लेबर ही काम करती है सारी, तो उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर बिकमिंग कैजुअल वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे छोटे किसान थे ना, वो चीज छोड़ के इधर आ रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, लॉसेज हैं, बहुत सारे ड्यूज हैं, कर्जे हैं। तो जब किसान छोड़ता है ना खेती, तो खेती छोड़ने के बाद वो शिफ्ट करता है रूरल से अर्बन एरिया में। अब स्किल तो कोई होती नहीं, तो रेगुलर जॉब नहीं मिल पाती, क्या मिलता है? कैजुअल जॉब ही मिलती है। तो देखो क्या बोल रहा है, लो स्कोप ऑफ अर्निंग्स है एग्रीकल्चर में। उसके बाद हमारे पास ये तो सब कैजुअलाइजेशन के पॉइंट्स आ गए। ये सब किसके पॉइंट्स आ गए बच्चों? कैजुअलाइजेशन के, कि क्यों कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। सबसे पहले जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है। दूसरा, हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है कैजुअल लेबर की, क्योंकि देश जब आगे बढ़ता है तो इंफ्रा डेवलप होता है, इंफ्रा डेवलप होता है तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, जो छोटे छोटे किसान हैं जो किसानी में लॉसेस की वजह से छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, उनको जॉब्स पक्की नहीं मिलती, तो उनको ऐसी छोटी छोटी जॉब्स पे काम करना पड़ता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, इनफॉर्मलाइजेशन। ये नया कॉन्सेप्ट है, इनफॉर्मलाइजेशन। सर इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जैसे कैजुअलाइजेशन क्या था, जब कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसको बोलते थे कैजुअलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होगा? जब इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अभी बताया ना 2 सेक्टर, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले इसका। सर 2 सेक्टर कौन कौन से? एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल को ही हम ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो जब ये अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। लोग फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल में काम देख रहे हैं, उसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, डन। लो जी, फॉर्मल सेक्टर कौन सा है और इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा है? तो बोल रहा है ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकारी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर्स, उसको फॉर्मल बोलते हैं। इधर अगर हम बात करें ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। ठीक हो गया बेटा। वर्कर्स जो फॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे उनको फॉर्मल वर्कर्स बोलेंगे, जो इनफॉर्मल में काम करेंगे उनको इनफॉर्मल वर्कर्स बोलेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया। एक डिफरेंस है, जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को फॉर्मल, अनऑर्गेनाइज वालों को इनफॉर्मल। इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इनको ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं होते। इसमें वर्कर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है लेबर लॉज के थ्रू, उसमें ऐसे कोई लॉज नहीं है।
उसके बाद वर्कर्स अपने ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। इधर ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनमें अर्निंग कंपैरेटिवली कम होती है बेटा। उसके बाद ये सिर्फ 6% है और वो 94% है, आप सोचो। इसीलिए जो अर्निंग्स हैं वो कम है वर्कर्स की। ठीक है बेटा। अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब देखो, एम्प्लॉयमेंट 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 हमने देख लिया मेजॉरिटी चैप्टर में। अब बेरोजगारी क्या है, आप सब जानते हैं। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे वो लोग जो विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, यानी जिनमें क्षमता भी है और जो काम करना भी चाहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, बट उनको काम मिल नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work। काम करना भी चाहते हैं, क्षमता भी है, बट काम ही नहीं मिल रहा, उसको बेरोजगारी बोलते हैं बेटा जी। अब कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है हमारे पास? सबसे पहले देखो, हमारा देश मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उसके अंदर डिसगाइज्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये रूरल एरियाज में होती है बेटा। तो रूरल में अगर हम बात करें तो डिसगाइज्ड और सीजनल बहुत ज्यादा होती है। एक चार्ट ये भी बना लो। अगर मैं बात करूं ना रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके अंदर मेनली डिसगाइज्ड और सीजनल होती है बेटा। डिसगाइज्ड का क्या मतलब होता है? डिसगाइज्ड का मतलब होता है कि एक ही लैंड है, इस पे 4 लोग काम कर रहे हैं, घर के 2 बड़े 2 छोटे, और घर पे 4 लोग हैं जो अभी कुछ करते ही नहीं है। अब इस लैंड पे 100 क्विंटल फसल हो रही है, ठीक है। अगर वो 4 लोग और भी आ जाए ना, 1 2 3 4, तो भी 100 क्विंटल ही फसल होगी, यानी उन 4 के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये 4 एक तरीके से बेरोजगारी है भाई। इतना फसल तो वो 4 भी बना रहे थे ना, 4 आ गए उसके बाद, और आने के बाद तब भी उतनी फसल हो रही है। तो जो 4 हमें आगे दिख रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं रहा कुछ भी, अल्टीमेटली हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड। और सीजनल का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मिंग एक सीजनल ऑक्यूपेशन है भाई। तुमने बीज बो दिए, तुमने तैयारी कर दी, उसके बाद तुम्हारे पास अब कोई खास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक सीजन काम है, अगले सीजन काम नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो क्या लिख रहा है सबसे पहले, disguised unemployment is a situation wherein the number of workers in work is more than actually required। जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो ज्यादा है देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बच्चों हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज्ड, तो जो 3 है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ठीक है। इसके बाद डिसगाइज के क्या कॉजेज हैं भाई? ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। रूरल एरियाज में मेनली लोग अपने लैंड पे ही हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है। दूसरा, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, फैमिली साइज बढ़ता जा रहा है, तो काम तो वहीं करना है। जॉइंट फैमिली है तो पूरा परिवार अपने एक ही काम में लगता है। तो ये सारे बच्चों रीजंस हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के। उसके बाद सीजनल। सीजनल बताओ सर कौन सा होता है? जो सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर में होता है। इन इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। एक सीजन में काम है, अगले सीजन में काम नहीं है। देन वी हैव ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन किसको बोलते हैं? कि नॉर्मली ही किसी भी काम में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, सर्विसेज हो, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप ओपनली अनएम्प्लॉयड हो। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट वर्क। काम मिल नहीं रहा। ठीक है बेटा। बेरोजगारी के कारण, ये इजी है बच्चों, ये कोई छोटा 10th क्लास का बच्चा भी आंसर लिख देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है ना। तो देखो जरा क्या क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी 5-6 पॉइंटर्स याद रख लेना। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने का मतलब कि जीडीपी नहीं बढ़ रहा भाई। जीडीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए इतनी तेजी से। जब धीरे धीरे प्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा है तो जॉब्स भी धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही इतनी तेज, जीडीपी बढ़ रहा इतनी तेज, तो फिर दिक्कत तो है ना बेटा। ये देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम दो हमारे गिन लो, इतनी भीड़ है भाई साहब लोगों की, और सुविधाएं, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा ना बेटा, इसीलिए बेरोजगारी है। तीसरा, डेवलप्ड है ही नहीं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा लोग उसमें है, 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम तो वाह वाह है हमारा, हम सब जानते ही हैं, तारीफ करूं मैं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया।
एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है हमें, लेकिन रिफॉर्म्स कुछ नहीं हो पाते। अल्टीमेटली हम सब 12वीं का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, उसको प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं, वो उठा के चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करेगा या किसी एआई टूल से कॉपी पेस्ट करेगा, टीचर को दिखाएगा, टीचर उस प्रोजेक्ट को पढ़ेगा भी नहीं, उसका फाइल उठाएगा, ऐसे पेज पलटेगा, चल भाई हो गया, चलो डन, ये हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है कि ये जो थियरी है जो तुम्हें रटवाया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करो, समझो, माइंड को डेवलप करो। भाई मुझे इतनी शर्म आती है, अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट मिलता है बच्चे को, क्यों मिलता है? ताकि उसको एक एक्चुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करनी सिखाई जाए। हर बच्चे को अलग कंपनी देते हैं, लेकिन आती नहीं बच्चे को एनालाइज करनी। भाई सिखाओ ना। क्यों प्रोजेक्ट दिया है सीबीएसई ने या किसी भी बोर्ड ने, क्यों दिया है? ताकि प्रैक्टिकली बच्चे को समझ में आए, वही द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम वाह वाह, डिफेक्टिव, हाईली डिफेक्टिव। ऐसे ही कराने वाले, ऐसे ही करने वाले, बस क्या बताऊं। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बेटा इसमें बहुत सारे लोग एंगेज थे, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग एंगेज थे, बट वो बंद होती चली गई धीरे धीरे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट वो नहीं आ पा रही। इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ढीली है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, वेरी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। और एम्प्लॉयमेंट की हम प्लानिंग नहीं करते। इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट उनकी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। फॉल्टी प्लानिंग, बस बहुत दुख होता है मुझे जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। डन बेटा, क्या करा जा सकता है सर? अगर इसको इम्प्रूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आइए बता सकते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। भाई देखो, सरकार सबसे पहले डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नौकरी निकाले, एक तो ये है। दूसरा इनडायरेक्ट दे सकती है बच्चों। इनडायरेक्ट कैसे देती है गवर्नमेंट? भाई ऐसी स्कीम्स निकाले जिसमें बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बड़ी बड़ी कंपनीज बनाएंगे तो वो कई सारे लोगों को जॉब्स दे देंगे, है ना। तो गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं? जीडीपी बढ़ाने पे फोकस किया जाए, मदद करी जाए फैक्ट्रीज की, प्रोडक्शन प्लांट्स की, उनको सब्सिडीज दी जाए, उनके लिए स्कीम्स बनाई जाए ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े, राइट। पॉपुलेशन रोकने पे ध्यान दिया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। अगर बहुत ज्यादा आप पॉपुलेशन बढ़ा लोगे तो आप ही को पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम होगी, आप ही के बच्चों को दिक्कत आएगी आगे, उतना ही कंपटीशन उन्हीं को झेलना है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर को बढ़ाने पे फोकस किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग हैं। छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को एनकरेज किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाए, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सब होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऐसी और योजनाएं निकाली जाएं, है ना, वो सब पे फोकस किया जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटर करे जाएं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पता है ना क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज को लेबर से मिलवाती हैं, वो बेटर बनाए जाएं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जाए, लोगों को बिजनेस की तरफ दिखाया जाए। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आए, उसके अंदर स्किल डालें। बस बच्चों जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स ये मैं आपको बता ही रहा था। आपको याद रखने हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे 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 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सब बच्चों स्कीम्स हैं जो आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, इनकी शॉर्ट फॉर्म में आ सकती है ये। बस इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, 6 चैप्टर आपके समाप्त हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इसके बाद हमारे पास बस 2 चैप्टर्स बचे, वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।